चलिए, तो पिछले क्लास में हमने 50 प्लस एक्सप्रेशंस पे काम किया था और वैसे एक्सप्रेशंस, वैसे सेंटेंसेस थे जो अपोलॉजी मांगने में काम आता है। एंड आई गेस आप सब ने कम से कम उसमें 25 तो ज़रूर रटा होगा। 25 तो कम से कम सबको याद होगा ना, या नहीं याद है? 25 तो फ़िलहाल याद है ना। और आने वाले 7 डेज़ में मैं 50 प्लस जितने भी मैंने लिखाया है एक एक मैं सबसे रटवा लूँगा, और कैसे रटवाऊँगा वो पता भी नहीं चलने दूँगा। बस आप क्लास में रहिएगा, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग उसको रटते चले जाएंगे, क्योंकि याद नहीं रहेगा तो फिर हम उसको यूज़ कैसे करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको मिलेगी जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर रटनी भी पड़ेगी, याद भी करनी पड़ेगी। जैसे कि एक्सप्रेशंस ऑफ अपोलॉजीज़, उसको ऐसा थोड़ी है कि टेंस के अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगा, उसको बनाने का कोई ख़ास तरीका है। तो सारे एक्सप्रेशंस को आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद का जो टॉपिक है वो है टू एक्सेप्ट एन अपोलॉजी, यानी कि ऐसे एक्सप्रेशंस जो अपोलॉजी को एक्सेप्ट करने में काम आते हैं। यानी कि जब आपके अपोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया गया है तो सामने वाला किस एक्सप्रेशन का यूज करेगा। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं पीछे वाले कुछ एक्सप्रेशन को यूज करने का तरीका सिखा रहा हूँ कि आखिर उसको सेंटेंस में कैसे यूटिलाइज़ करें, क्योंकि पीछे जितने आपने एक्सप्रेशंस लिखे हैं उसका यूज हमको सेंटेंस में करना है, उसको फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते हैं। कभी कभी आपको उसके आगे और पीछे सेंटेंस को टैग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैसे किया जाएगा, कुछ सेंटेंसेस एग्जांपल के तौर पे लेकर के हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल आप लिखेंगे, लगता है मैंने आपको गलत नंबर दे दिया। कृपया माफ़ कीजिएगा। लगता है मैंने आपको गलत नंबर दे दिया, कृपया माफ़ कीजिएगा। देखिए, ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में आप जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे माफ़ी मांगने की बात हो रही है, अपोलॉजी मांगने की बात हो रही है। तो किस तरह से हम यहाँ पे अपोलॉजी मांगे? आपके पास 50 प्लस एक्सप्रेशंस है। अब खुद आप रियलाइज़ कीजिए, उसको ऑपरेट कीजिए और ये पता कीजिए कि 50 प्लस एक्सप्रेशंस में कौन सा एक्सप्रेशन ज़्यादा सूटेबल है, कौन सा ज़्यादा बेटर है। ओके, चलिए ये केस देखिएगा। 3 चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। सबसे पहली बात, डिमांड ऑफ टाइम क्या है, समय की मांग क्या है, समय की नज़ाकत क्या है। दूसरी बात याद कीजिए, हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, यानी कि बात करने का कॉन्टेक्स्ट क्या है। और तीसरी बात, फीलिंग ऑफ रिग्रेट की इंटेंसिटी कितनी है। यहाँ पे जो आपने गलती किया वो क्या है? मोबाइल नंबर गलत प्रोवाइड करने का ना। तो मोबाइल नंबर गलत प्रोवाइड करने का इंटेंसिटी कितना होगा, ये जो गलती है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग जो है सो हम बात करेंगे, उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम अपोलॉजी भी मांगने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या मैं सॉरी अबाउट दैट कह सकता हूँ क्या? सॉरी अबाउट दैट का मतलब क्या हुआ? मोबाइल नंबर देने का। ये मेरा सब्जेक्ट है, सॉरी अबाउट दैट कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं। ये तो आए दिन बराबर गलती आपसे होती ही रहती है, कॉमन मिस्टेक्स बन गया है, एक डिजिट आगे पीछे हो जाता है, आप बोलते हो 2 वो कुछ और सुन लेता है, तो इस मिस्टेक से भी होता है ऐसी गलती। तो सॉरी अबाउट दैट से काम चलेगा क्या? और भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल है। सॉरी अबाउट दैट चलेगा। चलिए इसको मैं सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। लगता है, लुक्स लाइक, लगता है, इसको क्या बोलेंगे? लुक्स लाइक मैंने आपको गलत नंबर दे दिया। मैंने आपको गलत नंबर दे दिया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का केस है। आगे हम लोग टेंस पढ़ेंगे, वहाँ पे बेटर इसको समझ सकते हैं। फिलहाल इसको ऐसे ही देखिए, टेंस में ये सब क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको गलत नंबर दे दिया। आई गेव यू द रॉन्ग नंबर। आई गेव यू द रॉन्ग नंबर। देखिएगा यहाँ पे हमने द का इस्तेमाल किया है, आर्टिकल द का यूज़ किया। हालांकि आर्टिकल अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन बेसिक बातें आप सभी जानते होंगे। आप खुद ही बताइए सोच करके कि द का इस्तेमाल यहाँ पे क्यों किया गया है। नंबर डेफिनिट है,
यहाँ पे जो नंबर आप दिए हो वो डिफिनिट रहा होगा ना, और डिफिनिट नंबर के पीछे डिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डिफिनिट नंबर के पीछे, डिफिनिट नॉन के पीछे डिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। और द कैसा आर्टिकल है? डिफिनिट आर्टिकल है। ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि वह इनडिफिनिट नॉन से ठीक पहले आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं सॉरी अबाउट दैट। सॉरी अबाउट दैट, यानी जब आप किसी को गलत नंबर प्रोवाइड कर दे तो आप इस तरह से अपॉलॉजी मांग सकते हैं। उससे आप कह सकते हैं लुक्स लाइक, ऐसा लगता है, आई गेव यू द रॉन्ग फ़ोन नंबर, मैंने आपको गलत नंबर दे दिया, कृपया इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई दिक्कत है? एक और सेंटेंस देखिए, माफ़ कीजिएगा, मुझसे या मैंने कुछ कॉफ़ी छलका दिया। छलका का मतलब होता है गिरा दिया। मैंने जानबूझ करके कुछ अलग हिंदी यहाँ पे दिया है ताकि आप फंसे, क्योंकि छलकना का आपको मीनिंग हो सकता है ना। चलिए, कॉफ़ी का गिरना ये माइनर मिस्टेक्स है या मेजर मिस्टेक्स है? माइनर मिस्टेक्स है। देखिए, माइनर मिस्टेक्स मेजर मिस्टेक्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। कैसे, वो समझिएगा। मान लीजिए आपने मम्मा की कॉफ़ी गिरा दिया, आपने घर में कॉफ़ी गिरा दिया, तो मम्मा तो आपको उसके लिए पिटाई नहीं करने वाली है, फांसी पे नहीं लटका देने वाली है, 2-4 थप्पड़ तो रसीद नहीं कर देगी। लेकिन यही गलती आप एक वेटर के रूप में कर रहे हैं, आप अपने कस्टमर को डील करने के टाइम पे कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक बड़ा सेलिब्रिटी आपके होटल में आया हुआ है, वहाँ पे आप वेटर का काम कर रहे हैं और आपने बड़े सेलिब्रिटी के ऊपर में कॉफ़ी गिरा दिया, थोड़ा सा कॉफ़ी छलक गया उसके बॉडी पे। तो यहाँ पे जो मिस्टेक्स है वो छोटा है कि बड़ा है? यानी इंटेंसिटी यहाँ पे रिग्रेट का बढ़ जाएगा ना। इसलिए मैंने सबसे पहली बात आपको समझाया था डिमांड ऑफ टाइम, समय की नज़ाकत क्या है। जो मिस्टेक्स अभी आपको छोटा लग रहा है वो हो सकता है कि अलग केस में एक बड़ा मिस्टेक्स बन जाए। वो इंसान पे भी डिपेंड करता है कि इंसान कौन सा है। जैसे कॉफ़ी का गिरना एक माइनर मिस्टेक्स है, एक माइनर क्राइम है, ये बहुत बड़ा क्राइम नहीं है जिसके लिए आपको कोर्ट में खींचा जाएगा और कोर्ट में ड्रैग करके आपको वहाँ पे सज़ा दी जाएगी फांसी की। लेकिन यदि आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स किए हैं और आपको एक वेटर के तौर पे किसी को डील करने के लिए भेजा गया है, किसी को सर्व करने के लिए भेजा गया है और आपसे यदि कॉफ़ी गिर गई है उसके कपड़े पे, तो ये बड़ा अपराध माना जाएगा, ये बड़ी गलती मानी जाएगी। और आप जो उसको सॉरी बोलोगे उसमें फीलिंग ऑफ रिग्रेट भी कुछ ज़्यादा होगा। बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल वर्ड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे जो कॉफ़ी गिरा है वो मान लीजिए कि मम्मा के केस में है, मॉम के पास हो और आपने कॉफ़ी गिरा दिया है, तो एक बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन मैंने आपको दिया था, उफ सॉरी। जैसे ही कॉफ़ी गिरती है आपसे तो आप उफ कहते हो। ये वर्ड पहले मुंह से निकलता है कि नहीं निकलता है? उफ, कॉफ़ी गिर गई, ऐसे नहीं कहते हैं। तो सबसे पहला इंटरजेक्टिंग वर्ड आप क्रिएट कर लीजिए यहाँ से, उप्स। क्या बोलेंगे? उप्स सॉरी। उसके बाद सेंटेंस है मैंने कुछ कॉफ़ी छलका दिया या कुछ कॉफ़ी गिरा दिया। छलका दिया यानी छलकना या गिरना, इसके लिए इंग्लिश मीनिंग है स्पिल। क्या है? स्पिल, छलक जाना। यानी कोई चीज़ लबालब भरी हुई है, पूरी तरह से ओवरफुल है और उसके बाद वो गिर रही है, तो उसको छलकने का केस कहते हैं, ठीक है। तो छलकने को हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में? स्पिल होना। माफ़ कीजिए, उप्स सॉरी, आई स्पिल्ड, कुछ कॉफ़ी मैंने गिरा दिया, सम कॉफ़ी। मैं इसे साफ़ कर दूंगा, तो फ्यूचर टेंस है, आइल क्लीन इट अप, मैं इसे साफ़ कर दूंगा। क्लीन अप का मतलब होता है पूरी तरह से अच्छे से सफाई कर देना। क्लीन अप ये एक फ्रेज है, ठीक है। हम लोग बोलेंगे उप्स सॉरी, आई स्पिल्ड सम कॉफ़ी, आई क्लीन इट अप। ये भी आपको बोलना होगा, आई क्लीन इट अप। जैसे ही मान लीजिए आपने सेलिब्रिटी के ऊपर में कॉफ़ी छलका दिया, गिरा दिया, तो फिर आप उसको सफाई भी तो करोगे। आप उसको तुरंत बोलोगे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी अपराध बहुत ही बड़ी है, मैं इसे तुरंत साफ़ कर देता हूँ। ऐसा ही सेंटेंस वहाँ पे क्रिएट करेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? तो इसको नोट कर लें, हिंदी के साथ ही नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लीजिए। मुझे विश्वास नहीं होता,
हिंदी नोट कीजिए तब तक। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं आपका जन्मदिन भूल गया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने सारा काम खराब कर दिया। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है। अब इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए बोर्ड पे आ जाइए। देखिए सेंटेंस कितना भी बड़ा हो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में, सबसे पहली बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि इसको ट्रांसलेट नहीं करना है, हूबहू एक एक वर्ड पे काम नहीं करना है। एज़ फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है हिंदी में काम, अब इस पे हमको फोकस नहीं करना है। ये सारी चीज़ों को ट्रांसलेट नहीं करना है हूबहू, यानी जो जो एग्जैक्ट वर्ड दिख रहा है, मुझे तो आई, विश्वास तो बिलीव, नहीं तो नॉट, की तो दैट, मैं तो आई, ऐसे ट्रांसलेट नहीं करना है। एक एक वर्ड पे काम नहीं करना है। तो सवाल उठता है कि आखिर करना है क्या है, फिर इसको इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इसका सेंस ऑफ मोड क्या है, इसके कहने का मतलब क्या है, मोड ऑफ सेइंग क्या है, यानी सेंस को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? सेंस को, और ट्रांसलेट करने से बचना है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी इंग्लिश के अंदर। देखिए इसको हम लोग कैसे डील करना है। मुझे विश्वास नहीं होता, आप लोग खुद बताइए इसके लिए क्या एक्सप्रेशन यूज़ किया जाए। आई डोंट बिलीव कह सकते हैं, या फिर दूसरा, पहला आपने कहा आई डोंट बिलीव, क्या कहा आपने? आई डोंट बिलीव। चलिए आई डोंट बिलीव। दूसरा क्या कह सकते हैं? आई कांट बिलीव, ये भी हो सकता है। अच्छा, इसके जगह पे हमने यूज़ कर लिया आई कांट बिलीव। ये सबसे ज़्यादा बेटर है, ये दो जो आपने कहा है, एक आई डोंट बिलीव और दूसरा आई कांट बिलीव। और जब भी आप इंग्लिश में बात करें तो इस डोंट के प्रोनाउंसिएशन को इस तरह से निकालें, डोंट, ट को हटा दीजिएगा क्योंकि ऑटोमेटिक अपीयर हो जाएगा। ऐसा फील होगा कि सामने वाला टी बोल रहा है, यदि सामने वाला नहीं भी बोल रहा है तो भी क्या बोलेंगे? डोंट। क्या बोलेंगे? चलिए मेरे पीछे बोलिएगा, आई डोंट बिलीव, आई डोंट बिलीव, आई डोंट बिलीव, आई डोंट बिलीव, आई डोंट बिलीव। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है कि मैं आपका जन्मदिन भूल गया। तो की के लिए आप किसको लाते हो? दैट को। आई डोंट बिलीव या आई कांट बिलीव दैट आई फॉरगॉट। फॉरगॉट, आपको आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। यहाँ पे आर बीच में आया है, तो आर जब बीच में आए तो आर के बाद आने वाला लेटर तय करेगा कि आर को साइलेंट रखना है कि प्रोनाउंस करना है। देखिए आर के बाद आने वाला लेटर क्या है? कंसोनेंट साउंड है, और कंसोनेंट साउंड होने की वजह से इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। हम लोग इसको पढ़ेंगे फॉरगॉट। क्या पढ़ेंगे? फॉरगॉट। आई डोंट बिलीव या आई कांट बिलीव दैट आई फॉरगॉट क्या? योर बर्थडे। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने सारा काम ही ख़राब कर दिया। तो मैंने आपको एक फ्रेजल वर्ब प्रोवाइड किया हुआ था जिसका नाम है मेशअप। यदि आप किसी चीज़ को तीतर बीतर कर दे, पूरा बिगाड़ के रख दे, चीज़ों को इधर उधर फेंक दे, काम बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दे, तो उसको हम लोग कहते हैं मेसअप करना। क्या कहते हैं? मेसअप करना। ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो बताइए मुझे माफ़ कर दीजिए मेसअप में इंक्लूड है कि नहीं, आ गया है कि नहीं आ गया है? तो यहाँ पे मुझे माफ़ कर दीजिए इसको भी ट्रांसलेट करना ज़रूरी है क्या? मैंने कहा आई मेस्ड अप, आई मेस्ड अप, तो कोई काम ही ना आप ख़राब किए हो। तो यहाँ पे काम को इंग्लिश में वर्क लिखना ज़रूरी है क्या सेंटेंस में? इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप ट्रांसलेट ना करें, आप सेंस को पकड़ें और इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली कहेंगे इसके बाद आई मेस्ड अप, आई मेस्ड अप, मुझे माफ़ कर दीजिए मैंने सारा काम ख़राब कर दिया। इसको हमने बस 3 वर्ड से डिनोट कर दिया, आई मेस्ड अप। कोई दिक्कत है इसमें? कोई सवाल है तो रख सकते हैं। नो? ओके, राइट इट। नेक्स्ट सेंटेंस नोट कीजिएगा, यह साड़ी मेरी गलती थी,
कि हम समय पर एयरपोर्ट नहीं जा सके। यह सारी मेरी गलती थी कि हम समय पर एयरपोर्ट नहीं जा सके। चलिए इसे बताइए कौन सा अपोलॉजी का एक्सप्रेशन ज़्यादा फिट रहेगा। ध्यान से देखिए और तय कीजिए। 3 चीज़ का ध्यान में रख करके, डिमांड ऑफ टाइम, कॉन्टेक्स्ट और नंबर 3 फीलिंग ऑफ रिग्रेट की इंटेंसिटी। इन सब तीनों चीज़ों पे ध्यान रखिए और तय कीजिए कि यहाँ पे अपोलॉजी का कौन सा एक्सप्रेशन ज़्यादा फिट करेगा। इट्स ऑल माई फॉल्ट, इट्स ऑल माई फॉल्ट क्या ठीक रहेगा क्या? यहाँ पे थी है तो मैं इज के जगह पे वॉज डाल दूँ, तो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज किया इट वॉज माई फॉल्ट। नोट मत करेंगे, पहले देखिए इट वॉज माई फॉल्ट, यह सारी मेरी गलती थी। इसके लिए अभी कुछ यहाँ पे नहीं आया, सारी टोटल, इसके लिए भी कोई वर्ड लाना चाहिएगा आप? नहीं लाइएगा, क्यों, क्या दिक्कत है? यहाँ पे ऑल नहीं प्लेस कर सकते हो आप? इट वॉज ऑल माई फॉल्ट नहीं कह सकते हैं। की के लिए क्या लाए हम? दैट। हम समय पर एयरपोर्ट नहीं जा सके। नोट मत कीजिए, यहाँ पे ध्यान रखिए, हम समय पर एयरपोर्ट नहीं जा सके। आप ये मत सोचिए कि मैंने टेंस नहीं पढ़ा है, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। सिंपल सोचिएगा, हम समय पर एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके, नहीं जा सके, या हम समय पर अपने क्लास ETC नहीं पहुंच सके, हम समय पर स्कूल नहीं जा सके, हम समय पर रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच सके। कैसे बनाइएगा ऐसे सेंटेंस को? गलती एक किया और फ्लाइट सबके मिस हो गए। तो जिसने गलती किया वह बात कर रहा है कि यह सारी मेरी गलती थी, यह सब मेरी वजह से हुआ कि हम सभी फ्लाइट को मिस कर दिए, हम सभी समय पर एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके। तो आपने तो सब्जेक्ट ही गलत चूज किया, आपको क्या बोलना था? वी। इट वॉज ऑल माई फॉल्ट दैट वी नहीं जा सके, नहीं जा सके। तो यहाँ पे कैन को लाया जाए क्या? लेकिन कैन को हम क्या करेंगे? पास्ट फॉर्म में लाएंगे, कुड, और साथ में क्या लगाएंगे? अब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बोलिए, शॉर्ट फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्शन में, कुडंट, वी कुडंट। आप में से एक ने यूज किया है रीच, कुछ ने यूज किया है अराइव। मैं दोनों को एलिमिनेट कर रहा हूँ, सेंटेंस की खूबसूरती को बढ़ा रहा हूँ, इसकी स्टैंडर्ड को बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए कैसे बढ़ाया जा सकता है। वी कुडंट गेट टू द एयरपोर्ट। बताइए मीनिंग चेंज हो गया क्या? हमको हूबहू ट्रांसलेट थोड़ी ना करना है, मैंने पहले ही अलर्ट कर दिया है, वार्न कर दिया है कि आप सेंस को पकड़ो। वी कुडंट गेट टू द एयरपोर्ट, क्या सही है? वी कुडंट गेट टू द एयरपोर्ट, यानी हम लोग एयरपोर्ट नहीं जा सके। अब बस एक चीज़ बच रहा है, समय पर, और समय पर इसके लिए क्या होता है इंग्लिश मीनिंग? ऑन टाइम। क्या होता है? ऑन टाइम। इस तरह से पूरा सेंटेंस बन गया, इट वॉज ऑल माई फॉल्ट दैट वी कुडंट गेट टू द एयरपोर्ट ऑन टाइम। क्या ठीक लग रहा है? अब रीच का इस्तेमाल भी कर सकते हो, अराइव का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट बेटर रहेगा ऐसे लिखो। नोट कीजिए। नेक्स्ट लिखिएगा, आपराधिक, नोट कर लीजिए हिंदी, टिप्पणी के लिए मुझे बहुत पछतावा है। आपराधिक टिप्पणी के लिए मुझे बहुत पछतावा है। मैं थोड़ा सा अलग तरह का हिंदी लिख रहा हूँ ताकि आपकी इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रांग हो सके, ठीक है ना? अपराधिक के बाद क्या लिखें? आपराधिक टिप्पणी ऐसे लिखेंगे। क्या हिंदी सही इस्तेमाल हो रहा है क्या? इससे अच्छा रहेगा, इंग्लिश ज़्यादा बेटर होगा आपका। आपराधिक टिप्पणी के लिए मुझे बहुत पछतावा है। चलिए मैं देव से पूछना चाहूँगा, इसमें किसी ने कोई गलती किया है क्या? किसी ने कोई गलती किया है ना? गलती क्या है? आपराधिक टिप्पणी करने का, ठीक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। आपराधिक का मतलब होता है क्राइम, अपराध करना,
टिप्पणी को भी हम समझा देंगे इजीली, बट पहले ये बताइए इसमें सॉरी क्या आपराधिक होता है? आपराधिक ही होता है मेरे ख्याल से, आई थिंक। आप देख लेना, हिंदी के लिए तो हम लोग यहाँ पे है नहीं, वो तो हमारा बस बेस है। मेरे ख्याल से आई थिंक आपराधिक ही होता है। मे बी आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट डैम श्योर। आपराधिक टिप्पणी के लिए मुझे बहुत पछतावा है। चलिए हिंदी को छोड़िए, आप तो इतना कह सकते हो कि यहाँ पे कोई आपने टिप्पणी किया था किसी के प्रति और उस टिप्पणी के प्रति आपको पछतावा है, आपको रिग्रेट है, तो देव बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन अपोलॉजी का ज़्यादा सूटेबल है। आपने 50+ एक्सप्रेशन सीखा है, आप लोग भी सोच के रखें कौन सा बेटर है। मुझे बहुत पछतावा है, और पछतावा का इंग्लिश मीनिंग होता है रिग्रेट। थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, रिग्रेट, पछतावा को इंग्लिश में कहते हैं रिग्रेट। चलिए आप में से एनीवन? यस, आई ट्रूली रिग्रेट। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। आई ट्रूली रिग्रेट। यहाँ पे मैं रिग्रेट का भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन आई ट्रूली रिग्रेट का इस्तेमाल करने से क्या होता है, फीलिंग ऑफ रिग्रेट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, यानी कि आपका जो फॉर्मल का लेवल है वो थोड़ा सा बूस्ट अप हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो आपराधिक टिप्पणी। अब चलिए टिप्पणी का हम इंग्लिश मीनिंग ढूंढ रहे हैं, मैं नहीं दूंगा, आप लोग खुद ही देना कमेंट्स। आप लोग कमेंट करते हो यूट्यूब में, जिस चैनल से भी आप जुड़े हो वहाँ पे जाकर के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करने का काम करते हो, जिसको क्या कहा जाता है, टिप्पणी। व्हाट्सएप में भी एक बहुत ही अच्छी फीचर्स है जिसका नाम है लास्ट सीन। क्या नाम है? लास्ट सीन। इसको हिंदी में कहा जाता है अंतिम दर्शन। क्या कहते हैं? अंतिम दर्शन। और किसी को ये आप बोल देंगे कि तुम्हारा अंतिम दर्शन हम देखे थे ना, रात के 2 बजे तक जगे हुए थे, क्या कर रहे थे, पढ़ाई नहीं कर रहे थे क्या, पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा था, अंतिम दर्शन, वो समझ भी नहीं पाएगा कि क्या बोल रहा है। देखिए हिंदी, आपका लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन हैरत की बात है कि हिंदी भी आप नहीं समझ पा रहे हो। एक इंग्लिश वर्ड है बटन, आप सभी के शर्ट पे लगा होगा, आपके पैंट पे भी लगा होगा बटन। ये इंग्लिश मीनिंग है कि नहीं है? आप लोग की भाषा मदर टंग तो हिंदी है, लेकिन उसके बाद भी जो लोग समझते हैं कि इंग्लिश में मैं बहुत बड़ा निठल्ला हूँ, निकम्मा हूँ, बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बिल्कुल ही लंपट हूँ, वांटन हूँ, एमलेस हूँ, उसकी इंग्लिश भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन उस बेहुदा को पता ही नहीं है कि मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। आप बोलोगे कैसे? तो बटन को वो क्या कहता है, हिंदी में बोलता है क्या? इसका हिंदी पता है? बता देता हूँ वो भी, लिख रहा हूँ, घबराना मत। वस्त्र। क्या लिखा मैंने? वस्त्र। नियंत्रक, लघु, कंटिका। देखिए इसका नाम कैसे पड़ा, वस्त्र यानी कपड़ा, नियंत्रक कंट्रोलर, लघु छोटा सा स्मॉल, कंटिका ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो आपके वस्त्र को, आपके कपड़ा को कंट्रोल में रखने का काम करता है। बटन यदि निकाल के तोड़ के फेंक दे तो वस्त्र आपका कंट्रोल में रहेगा क्या? आपके कपड़े कंट्रोल में रहेंगे क्या? तो ये वस्त्र नियंत्रण लघु कंटिका है कि नहीं है? लेकिन कौन ऐसा बोलता है? बोलेगा तो आप समझ पाओगे, वो बटन इस्तेमाल करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको आप इंग्लिश में ही बोलते हो। स्कूल, बहुत सारे कम बच्चे ही हैं जो विद्यालय बोलता है, ठीक है ना? तो आपकी इंग्लिश पहले से ही बहुत बेहतरीन है, आप ये मत समझिए कि मेरी इंग्लिश ख़राब है। चलिए तो हम सबसे पहले इसका इंग्लिश मीनिंग पता करते हैं। आपराधिक टिप्पणी। जैसा कि आपने कहा कि टिप्पणी को हम लोग इंग्लिश में कमेंट कहते हैं, और आपराधिक का मतलब क्या हुआ? ऑफेंसिव। ऑफेंसिव, इसको हम लोग बाद में लाएंगे। मुझे बहुत पछतावा है, इसको पहले लाया जाए क्या? इसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे? आई ट्रूली रिग्रेट। और किस चीज़ पे पछतावा है? अपने द्वारा किए गए आपराधिक टिप्पणी पे, यानी कि ऑन माई ऑफेंसिव कमेंट नहीं कहते, कमेंट कहते हैं। आई ट्रूली रिग्रेट ऑन माई ऑफेंसिव कमेंट। आप कोई कमेंट कर दें कमेंट सेक्शन में, और वह जो कमेंट है वह क्राइम से कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपराधिक हो गया। और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स तो क्या ही करते हैं।
तो मान लीजिए कि उनको गलती का एहसास हो गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट का ये प्रेशर हो गया कि आप अपने कमेंट को वापस लीजिए, उसके लिए आप माफ़ी मांगिए, नहीं तो फिर आपको सज़ा हो सकती है। तो उसके लिए वो सेंटेंस में क्या लिखेंगे इंग्लिश में, आई ट्रूली रिग्रेट ऑन माई ऑफेंसिव कमेंट। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, माफ़ कीजिए हमारा वेबसाइट सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, हमें असुविधा के लिए काफ़ी खेद है। चलिए नेक्स्ट हिंदी है, माफ़ कीजिए हमारा वेबसाइट सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, हमें असुविधा के लिए काफ़ी खेद है। ध्यान से पढ़िए और सोच के बताइए कि इसमें कौन सा एक्सप्रेशन ज़्यादा सूटेबल होगा। कोई वेबसाइट को डील करने वाली, उस पे काम करने वाली, वेबसाइट को सही ढंग से रखने वाली कंपनी जो है रिग्रेट फील कर रही है क्योंकि वह किसी वेबसाइट को सही ढंग से केयर नहीं कर पाई और वह वेबसाइट जो पार्टिकुलर वेबसाइट था वो सही ढंग से काम नहीं कर रही और इसलिए वो माफ़ी मांगना चाहता है। कौन सा बेटर रहेगा? अपोलोजाइज़ ठीक रहेगा क्या? कैसा अपोलोजाइज़? सिंसियरली अपोलोजाइज़ दे दे क्या? चलिए मैंने लिखा वी सिंसियरली अपोलोजाइज़, या फिर इसको बाद में लाएंगे। हमारा वेबसाइट सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, हमारा वेबसाइट यानी कि आवर वेबसाइट नहीं कर रहा है, यानी कि कंटिन्यूस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आवर वेबसाइट इज़ नॉट वर्किंग, और कैसे नहीं कर रहा है? सही ढंग से। सही ढंग से के लिए इंग्लिश क्या होगा? प्रॉपरली। उसके बाद कह रहा है कि असुविधा के लिए हमें बहुत ही खेद है, तो वी सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द, असुविधा के लिए इंग्लिश मीनिंग होता है इनकन्वीनियंस। inconvenience caused. We sincerely apologize for the inconvenience caused. चलिए तो आज की क्लास में हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम लोग कुछ एक्सप्रेशंस को रट करके जाएंगे जो पहले हम लोग पढ़े हुए थे। मैं आगे बोलूँगा, उसके बाद आप मुझे फॉलो करते हुए पीछे बोलेंगे। तैयार है? आर यू एग्री? गिव योर कंप्लीट एफर्ट। बोलेंगे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम मुझे नहीं सुनाई देना चाहिए। आई एम सॉरी, 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 आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली 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 सॉरी, I'm really sorry, 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 I'm truly sorry, I'm truly sorry, I'm truly sorry, I'm terribly sorry, I'm terribly sorry। फिर से I'm sorry, I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry, I'm very sorry, I'm very sorry, I'm extremely sorry, I'm extremely sorry, I'm really 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 sorry, I'm truly sorry, I'm truly sorry, I'm terribly sorry, I'm terribly sorry। साथ याद हो गया? अगला साथ याद कीजिएगा, बोलिएगा I am embarrassed, I am embarrassed, I am आप निकाल रहे हैं, आप ऐसे बोलेंगे I am,
I'm embarrassed. I'm embarrassed. I'm embarrassed. I'm so 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 embarrassed. I'm very 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 embarrassed. I'm extremely embarrassed. I'm extremely embarrassed. I'm extremely embarrassed. I'm extremely embarrassed. I'm really embarrassed. I'm really embarrassed. I'm really embarrassed. I'm truly embarrassed. I'm truly embarrassed. I'm truly embarrassed. I'm truly embarrassed. I'm terribly embarrassed. चलिए टोटल 14 हो गया और 14 बिना रुके बोलना है, गलती नहीं होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन ध्यान से बोलेगा। आई एम नहीं बोलेंगे, आई एम बोलेंगे। एम्बैरेस्ड में लास्ट का जो डी है उसका प्रोनाउंसिएशन ट निकलना चाहिए। बोलेंगे मेरे पीछे, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, I am truly sorry. I am terribly sorry. I am embarrassed. I am so embarrassed. I am very embarrassed. I am extremely embarrassed. I am really embarrassed. I am truly embarrassed. I am terribly embarrassed. टोटल 14 याद हो चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट का 3 याद कीजिएगा। और नेक्स्ट का 3 जो एक्सप्रेशन है वो हम यूज करेंगे जब हमारे किसी रिलेटिव्स की या हमारे किसी फ्रेंड्स की मौत हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो 3 तरीके से हम वहाँ पे अपनी खेद को, अपनी कष्ट को, अपने अंदर की फीलिंग को शेयर कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कहने का आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, फॉर नहीं, फॉर आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। देखिएगा आपने क्या गलती कर दी है प्रोनाउंसिएशन में, आर कहाँ पे आया हुआ है। एंड अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, अकॉर्डिंग टू रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन, व्हेन आर कम्स इन द लास्ट ऑफ अ वर्ड देन यू कीप इट साइलेंट, वी डोंट प्रोनाउंस इट। इज इट ट्रू? Then why are you pronouncing this? You are saying like for, completely wrong। इसको हम लोग पढ़ेंगे for, क्या पढ़ेंगे for। और इसका एक सिमिलर वर्ड है FOUR, इसको हम लोग पढ़ेंगे for, क्या पढ़ेंगे for, फफो बोलिएगा फो। तो जब किसी की मृत्यु हो जाए और आपको खेद प्रकट करना है, आपको रिग्रेट फील करना है वहाँ पे, तो आप बोलेंगे आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, या फिर आई एम सॉरी टू हियर दैट, आई एम सॉरी दैट हैपन टू यू। पहला बोलिएगा आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, 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 आई एम सॉरी टू हियर दैट, 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 आई एम सॉरी दैट हैपन टू यू, आई एम सॉरी दैट हैपन टू यू। चलिए 14 + 3 = 17, डन। अब चलिए नेक्स्ट याद कीजिएगा। सबसे पहला बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, उसके बाद बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी फॉर इंटरप्टिंग, उसके बाद बोलेंगे आई रिग्रेट, फिर बोलेंगे आई ट्रूली रिग्रेट, फिर बोलेंगे प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर माई इग्नोरेंस। लिसन केयरफुली, सबसे पहले बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, उसके तुरंत बाद टैग कर देंगे एक्सक्यूज़ मी फॉर इंटरप्टिंग, यानी दखलंदाजी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बीच में टपकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, या फिर आई रिग्रेट, आई ट्रूली रिग्रेट, एंड लास्ट वन प्लीज़ एक्सक्यूज़, कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए, फॉर माई इग्नोरेंस, यानी कि मेरी नासमझी के लिए, मेरी नादानी के लिए मुझे क्षमा करें। बोलिएगा सबसे पहला एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी फॉर इंटरप्टिंग। देखिए पार्डन से क्या क्या बोलना है, सबसे पहला पार्डन, दूसरा बोलना है पार्डन मी सर, तीसरा बोलना है आई बेग योर पार्डन, और चौथा बोलना है पार्डन मी फॉर बीइंग सो रूड, पार्डन मी फॉर बीइंग सो रूड। एक्सक्यूज से क्या क्या बोलना है, एक्सक्यूज़ मी फॉर इंटरप्टिंग, आई रिग्रेट, आई ट्रूली रिग्रेट, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर माई इग्नोरेंस। किसी की मौत हो जाए तो 3 बोलना है, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, आई एम सॉरी टू हियर दैट, आई एम सॉरी दैट हैपन टू यू। उसके बाद आई एम सॉरी से 7 और आई एम एम्बैरेस्ड से 7। कोई दिक्कत है? तो यहाँ तक मुझे लगता है 24 से 25 तक लगभग हमने याद कर लिया। अब आप घर पे जाकर के इसको 2-4 बार पढ़िएगा, हो सके तो कॉपी पे लिखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, और इसको एक बार देख करके आइएगा। और सेम चीज़ को हम लोग बार बार रिपीट करेंगे। जब ये 24 पूरी तरह से याद हो जाए, रटा जाए, उसके बाद अगला 25 हम लोग करेंगे। कोई दिक्कत है? तो कल हम लोग अपोलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे और उसके लिए एक्सप्रेशन को क्रिएट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखिए।